नमस्कार, मैं आपके साथ रोहित रंजन। सच की पड़ताल ऑपरेशन पाखंड। हमने कई तस्वीरों को दिखाया और पाखंड का खेल हमने सबके सामने उजागर किया। एक तस्वीर पास्टर विजेंदर को लेकर भी मिली, जिनको हमने आपके सामने उस नज़रिए से रखा कि भाई इनके साथ लोग जुड़ रहे हैं, आखिर वजह क्या है। इनकी फ़ैन फॉलोइंग बहुत तगड़ी थी, इनको मैसेंजर ऑफ गॉड भी कहा गया। कई लोग तो ऐसे थे, खुद परम पिता परमेश्वर की छवि भी इनमें देखते थे। सब ठीक है, वो उनकी श्रद्धा, उनकी भावना। लेकिन एक तस्वीर ऐसी सामने आई जिसने सबको चौंका दिया। एक नाबालिग लड़की के उत्पीड़न का आरोप पास्टर विजेंदर पे लगता है और उसके बाद वो पीड़िता लगातार संघर्ष करती है कि उसे न्याय मिले। हमारे मंच पर वो आती है, वो अपनी बात रखती है। महिला आयोग तक उसकी बात अब सुनी जा रही, लेकिन अभी भी उसे न्याय के लिए काफ़ी संघर्ष करना पड़ा। इस बीच में उसे बहुत सारे प्रताड़ना झेलने पड़े, जिसमें कई तरह के थ्रेटनिंग कॉल्स, यानी कि उसे कई तरह की धमकियां मिलती है। इसके अलावा प्रशासनिक अमले से भी कई तरह के दबाव उसे मिलते हैं। लेकिन ये भी इसके ऊपर आरोप लगता है पीड़िता के ऊपर कि वो उनकी छवि खराब कर रही है। पीड़िता ने इसी मंच पर यह कहा था कि पास्टर विजेंदर अपना आपा खो देते हैं, वो बहुत ही गुस्सैल स्वभाव के हैं और लोगों को डरा धमका के रखते हैं। अचानक एक वीडियो सामने आता है, उस वीडियो में ये छवि बिल्कुल स्पष्ट तौर पर दिखती है। और आज जिस लड़की के ऊपर, जिस महिला के ऊपर पास्टर विजेंदर ने हाथ चलाया, उसकी शिकायत पर एफआईआर तक दर्ज हो चुका है और वो खुद हमारे साथ बैठेंगी और पूरी सच को वो बताएंगी। मैंने आपको पहले ही कहा था कि दो पीड़ित हैं और दोनों की शिकायत एक शख्स के ऊपर है जो अपनी मिनिस्ट्री चलाते हैं, पास्टर विजेंदर। एक पीड़िता जिसके ऊपर उत्पीड़न का उसने आरोप लगाया है और एक पीड़िता वो है जो वीडियो में नजर आती है, जिसके ऊपर पास्टर विजेंदर हाथ चलाते हुए नजर आते हैं। पास्टर विजेंदर के ऊपर जो आरोप लगे हैं उसमें क्या सत्यता की कोई कमी नजर आ रही है? वो महिला जिन्होंने शिकायत दर्ज कराई है वो हमारे साथ हैं, रंजीत कौर। रंजीत जी, क्या हुआ था? इस वीडियो की सच्चाई क्या है? ये थर्सडे 13 फरवरी की बात है और जब लाइव हुआ, लाइव होने के बाद में हमें सबको रोका गया था कि सारे कोई भी जाएगा नहीं, तो हमारा सारा स्टाफ उस समय वहाँ पे मौजूद था। और जब सारा स्टाफ वहाँ पे मौजूद था तो जिस लड़के के पहले सबसे पहले मोबाइल फेंका गया उसके मुंह के ऊपर, उस लड़के की बात थी, उसकी फैमिली को लेकर, उसकी बहन को लेकर बात थी। क्योंकि जब उसकी बहन के साथ ऐसा कुछ हो रहा था जो सही नहीं था, जिसके खिलाफ उसका भाई भी बोल रहा था, उसके दोनों भाई बोल रहे थे, और उन्होंने अपनी बहन को घर में वहाँ पे जहाँ पे वो सेवा करती थी, घर से घर में रख लिया। उन्होंने उनको बोला कि चर्च नहीं जाएगी, तू घर रहेगी। उसका फ़ोन भी ले लिया। पर जब उसको पता लगा कि उसने किसी के फ़ोन से बात की तो उसने बताया कि मेरे को ऐसे मेरे भाई मुझे टॉर्चर कर रहे हैं, और वो बात प्रॉफिट जी से उन्होंने की उस लड़की ने। तो उसका गुस्सा वो उस दिन उनके भाइयों के ऊपर उतारे थे, भाई के ऊपर। तो जब उन्होंने सबसे पहले आए तो उन्होंने उसको बोलना शुरू कर दिया, तो अपनी बहन को रोकता, चर्च क्यों नहीं भेजता। तो जब उसने मना किया कि ऐसा कुछ भी नहीं है प्रॉफिट जी, तो उसने प्रॉफिट जी ने वो जो मोबाइल उठाया टेबल से, सबसे पहले तो हम सबके जितना भी हमारे पास सारा डाटा था मोबाइल से वो वहाँ पे कलेक्ट किए, तो उन्हीं मोबाइल्स में से एक मोबाइल उठाया, उन्होंने उस लड़के के फेस के ऊपर बहुत जोर के मारा। और जब उन्होंने मारा, उठे, फिर उनके थप्पड़ मारा उसके। जब वो मार रहे थे उसको तो फिर मैंने बोला कि आप थप्पड़ क्यों मार रहे हो, आप उनसे मुंह से बात करो, जो भी आपने बातचीत करनी आप मुंह से करो, आप उसको मार कैसे सकते हो। तो वो बैठे तो उन्होंने उठा के कॉपी मेरे फेस पे मारी, कॉपी उठा के, और वो कॉपी मेरी बेटी के भी लगी। वो 1.5 साल की बच्ची मेरी गोद में थी और बहुत मुझे लगा मेरी बेटी के लगी, वो डर गई एकदम। तो मैंने उसको गोदी से उठा दिया और वो ऑन द स्पॉट जब मैं उठ के गई तो उन्होंने मेरे थप्पड़ मारा और मेरा गला पकड़ा और मेरे मुंह पे मुक्का मार के मुझे पीछे को पुश कर दिया और धक्का मारा। और उसके बाद वो फिर आ रहे थे बार बार मुझे मारने के लिए, तो बच्चे उठे और बच्चों ने मुझे बचाया। उसके बाद वो लड़का बोलने लगा कि प्रॉफिट जी इनको कुछ मत बोलो, इन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, कि ऐसा कुछ नहीं जैसा आप सोच रहे, आप उनको मत मारो। तो उन्होंने फिर गुस्सा उठा के मेरे से हटकर फिर वो उस लड़के को बहुत ज़्यादा जोर जोर के मारने लगे, उसके थप्पड़ मारे, उसके बाल खींचे और
उसके बाद जब हमने ये चीज़ें देखी तो उसके बाद हमने रिज़ाइन दे दिया कि हम अभी यहाँ पे नहीं काम करेंगे। हम 5-6 लोगों ने जो मेन पास्टर थे, हमने सोचा कि जो ये चीज़ें हो रही है वो बहुत ज़्यादा गलत है और बिल्कुल परमेश्वर का प्रेम तो है ही नहीं है, ना बाइबल के वचनों के अनुसार कुछ यहाँ पे रहा है। तो उसके बाद हमने वहाँ से रिज़ाइन दे दिया और जो कि ऑफिशियल दिया गया उस दिन। अच्छा रंजीत जी, 2 बातें अभी मुझे जाननी है। ये स्वभाव पास्टर बजिंदर का आपने कभी पहले महसूस किया कि वो इतने गुस्सैल हैं कि उसी दिन ऐसा था, या पहले भी ऐसी चीज़ें आप देखते रहे थे? और अगर देखती रही थी तो अब तक आप शांत क्यों थी? नहीं, सबसे पहले तो जो भी वहाँ पे अगर कोई आवाज़ कोई उठाता है किसी की किसी भी चीज़ के लिए, तो हमारे अंदर सबके अंदर इतना डर है कि कोई वहाँ पे आवाज़ उठा ही नहीं सकता, क्योंकि लोग परमेश्वर से ज़्यादा उनसे डरते हैं कि ये कुछ भी कर देंगे हमारे लिए। तो कोई भी किसी में इतनी हिम्मत नहीं है कि कोई आवाज़ उठाए। और उस दिन भी ऐसा ही हुआ, जब मैंने आवाज़ उठाई, उस बच्चे ने आवाज़ उठाई, तो उसके भी थप्पड़ मारे, मेरे थप्पड़ मारे। जब लेडीज़ होके मेरे साथ इतनी बदतमीजी की, मेरा गला दबा दिया कि तू बोलना, चुप कर जा। और ये पहले भी बहुत से लोगों के साथ ऐसा कुछ हो चुका है, और मेरे साथ भी पहले भी बदतमीजी हुई, हमारे पास्टरों के साथ भी, सबके साथ बदतमीजी होती थी आए दिन। तो मतलब आप डर से चुप रहती थी? और मीडिया वालों और बच्चों के साथ भी काफ़ी बार ये बदतमीजी होती थी। हाँ जी, हाँ जी, किसी के अंदर हिम्मत ही नहीं है, क्योंकि अगर कोई वहाँ से निकलना भी चाहेगा, कोई निकल नहीं सकता वहाँ पे से। अभी आपने शुरुआत में कहा कि लाइव खत्म हुआ था, लाइव खत्म हुआ था यानी वो जो उनका कार्यक्रम चलता था वो खत्म हुआ था। तो आपकी जिम्मेदारी क्या थी, क्या काम करते थे आप? हम वहाँ पे ऑलमोस्ट डे में, जैसे हमने दिन में गए तो वहाँ पे जैसे लोग आते हैं, वहाँ पे उन लोगों की प्रेयर रिक्वेस्ट होती थी कि हमारी ये प्रॉब्लम्स हैं, तो जस्ट उनके लिए प्रार्थना करनी। अच्छा, तो मुझे एक बात आप और बताइए, आपको ये तो पता होगा ना कि एक शिकायत और पास्टर बजिंदर के ऊपर है, उत्पीड़न का, नाबालिग के साथ उत्पीड़न का। वो भी वहाँ पे आपकी तरह ही सेवादार थी, आपको पता है ना ये बात, उस लड़की के बारे में? हाँ जी, एक छोटी बच्ची भी है। हाँ जी, हाँ जी, वो लड़की, हाँ जी, वो लड़की जलंधर की है। हाँ तो जी, हाँ जी। उसके आरोपों में कितना दम है? अब तो आप चूंकि बजिंदर के ऊपर खुद आरोप लगा रही हैं, शिकायत दर्ज करवाया है, हो सकता है उस वक्त तक आप उनके साथ जुड़ी हुई थी, इसलिए खामोशी बहुत ज़रूरी थी आपके लिए, ऐसा आपने सोचा होगा। लेकिन क्या वो जो लड़की आरोप लगा रही है उसमें कुछ सत्यता है, या सिर्फ वो आरोप लगा रही है? क्योंकि जब ये लड़की रोती थी, मैंने जैसे इसका इंटरव्यू देखा, जब मैं डेली जैसे हम देखते थे इसकी वीडियोस, अब ये कैसे प्रॉब्लम को फेस कर रही है, तो इस चीज़ ने भी हमें बहुत हिम्मत दी है कि जब वो लड़की निकल सकती है तो हम क्यों नहीं निकल सकते। तो बट ये है कि वो जलंधर की बच्ची है, वो हमारे साथ यहाँ बहुत कम आती थी, यहाँ पे बहुत ही कम 1-2 बार आई है। वहाँ पे वैसे ज़्यादातर वो जलंधर में सेवा करती थी लड़की। तो जब ये रोती थी लड़की, तो कहीं ना कहीं हमें अपनी पेन देखते थे हम, और इस चीज़ों को देखकर हमने नोटिस करना शुरू किया कि जो वहाँ पे हो रहा, क्या वहाँ पे सच में ऐसा कुछ तो नहीं हो रहा। तो उसके बाद जैसे कि वहाँ पे वो लड़के की जो बहन थी, उसका मेरे पास आना, वो सब कुछ देखना, तो ऐसा कुछ हुआ लग रहा था हमें कि क्या पता कि ये सच्ची बात है। ठीक है, मैं अभी आपकी उनसे भी बात करवाऊंगा, क्योंकि जिसके साथ होता है उसी को पता होता है। बिल्कुल सही बात है, वो हमारे साथ हैं, वो आपको सुन भी रही हैं, आप उनकी आवाज़ भी सुन पाएंगी। आपके साथ क्या हुआ था, और आपको लगता है कि जो कुछ हुआ, जिसकी शिकायत आपने दर्ज कराई, पास्टर बजिंदर के जितने भी सेवादार थे, जितने लोग उनके अंडर में काम करते थे, उनको इसकी खबर नहीं होगी? सर एक्चुअली ये बात है, जैसे आपको अभी मैम ने भी बताया कि कोई हिम्मत कर ही नहीं पाता था। अगर किसी को पता भी होता था, सभी को ये होता था, अगर हम इस बात के बारे में बोलेंगे भी या हम साथ भी देंगे तो हमें भी मरवा दिया जाएगा, हमारे बच्चों के साथ भी ऐसे ही करा जाएगा। अंदर मतलब कोई हिम्मत कर ही नहीं सकता था इस बात का। तो आज देखिए, आपके हिम्मत से दूसरों को हिम्मत मिल रहा है, जो गलत को गलत बोलने के लिए हिम्मत जुटा पा रही हैं। रंजीत जी एक उदाहरण है कि आपको देखकर, आपके आंसुओं से वो उनको शक्ति मिली कि वो अपने खिलाफ होने वाले हर गलत के खिलाफ आवाज़ उठा सकें। इसलिए आपको मैंने कहा है ना, घबराना नहीं है,
आप ये लड़ाई लड़ रही हैं और आप उस लड़ाई में अगर सच्ची हैं तो आपको जीत मिलेगी, देर ही सही लेकिन जीत मिलेगी ज़रूर। अच्छा, एक बात मुझे बताइए, ये वहाँ पे काम करती थी, इन्होंने कहा लाइव शो में क्या होता है? वो जो दिखाते हैं जी वीडियोस कई सारे हैं, वो किसी के ऊपर टच किए, वो हिलने लगा, बीमारियाँ ठीक हो, ये सच है या ये भी हॉक्स था? सर मैंने ये मैम को वहाँ पे देखा है। इनकी जो ड्यूटी होती थी इनकी साइड पे होती थी, तो ये जो चीज़ें वहाँ पे करते हैं ये सब कुछ फेक होती थी। ये पहले जो फोटोज़ लेके भेज देना, उनकी डिटेल भेज देना, सारी चीज़ें मतलब प्री प्लान्ड उन्होंने करी होती थी कि इस बंदे को अब उठाना है, इसकी अब प्रोफेसी करनी है, ये हीलिंग करनी है, ये हमने टेस्ट मनी देनी है। ये चीज़ें यहाँ पे सर इनकी चर्च में सारी चीज़ें फेक ही होती थी, कोई चीज़ रियलिटी नहीं, कुछ रियलिटी नहीं है। ये जो कह रही है पीड़िता कि वहाँ ये सब जो वीडियोस दिखाए जाते हैं कि चमत्कार हो जा रहा है, क्या वाकई चमत्कार है? या इस बारे में तो आपको पता होगा ही, 11 वर्षों से आप वहाँ सेवारत रही, चमत्कार था या ये सब प्लांटेड था? हाँ जी, देखो जो हमारे पास जैसे जब हम टेस्टमनी सुनते थे तो बहुत से लोगों के जीवन में काम होता था, पर वो उनके खुद के विश्वास के अनुसार होता था। यानी पास्टर विजेंद्र से नहीं होता था? देखो, वो परमेश्वर के अगर वो प्रभु का काम करते तो अभी हमारा बाहर आने का सिर्फ एक ही मकसद है कि जहाँ अब वहाँ पे प्रभु का काम कुछ नहीं हो रहा था, कुछ भी परमेश्वर का काम नहीं था, सब कुछ ऐसे ही लगता था कि कुछ भी नहीं है यहाँ, सब कुछ फेक ही चल रहा है। तो उस चीज़ों के कारण हमने वहाँ से बाहर आना ही अच्छा समझा। आप इस बात से मानती है कि वहाँ परमेश्वर से जुड़ा कोई काम नहीं हो रहा था? नहीं सर। हाँ, कोई काम नहीं होता। ये कब पता चला आपको? अब तो बहुत कुछ गलत हो रहा था। गलत हो रहा था मतलब जैसे क्या गलत हो रहा है? जैसे कि अभी आपने देखा कि कैसे मारपीट करना है, तो जबरदस्ती की सेवा, कुछ प्रेम नाम की कोई चीज़ ही नहीं है, क्योंकि जो वहाँ पे बेदी पे हो रहा है वो अलग है, बाकी जो असली में नेचर है वो बिल्कुल ही अलग है, डिफरेंट है सिर्फ सब कुछ। और वेदी से भी बहुत से लोगों को शराब देना, बद्दुआएं देना, सीधा धमकी देना। अब लास्ट संडे वहाँ पे जब ये स्टेज पे गए, इन्होंने सीधा बोला कि जो पास्टर मेरे लिए बोल रही है मैं बद्दुआ देता हूँ, पर वैसे बोला गया कि इसका पति मर जाएगा, ये विधवा हो जाएगी, इसके बच्चे अनाथ हो जाएंगे, ऐसी धमकियाँ ऑन स्टेज देते थे ये। तो ये चीज़ें तो परमेश्वर की ओर से है ही नहीं है कुछ भी। देखिए, क्योंकि एक साइड आप आशीष दे रहे हो, एक साइड आप सीधा ऑन द स्पॉट धमकियां दे रहे हो। आपकी आस्था जहाँ भी है, हिम्मत रखिए, क्योंकि आपने हिम्मत दिखाई है, आपने गलत को गलत बोलने की हिम्मत दिखाई है, और ये आंसू देखकर आपको आपके अंदर हिम्मत आई, तो इन आंसुओं से ही अपने अंदर भी हिम्मत साहस पैदा रखिए। ये लड़ाई अभी आपको आगे लड़नी है, और मैं चाहता हूँ कि इसी हिम्मत से आप सच बोलिए, आप खुलकर बोलिए, स्पष्टता के साथ बोलिए, क्योंकि इससे ना सिर्फ आपको शक्ति मिलेगी, ये लड़की जो पीड़ित है वो भी हिम्मत हासिल करेगी। इसके लिए भी लोग खड़े होंगे, आपके लिए भी लोग खड़े होंगे। किसी के श्राप से कुछ नहीं होता अगर उसका दिल काला हो तो, ये बात आपको भी पता है। अगर आप परमपिता परमेश्वर के भरोसे हैं ना, तो उन पे भरोसा रखिए। और मैं यही कह रहा हूँ, किसी का विश्वास अगर परमपिता पे हो तो परमपिता उस पर कृपा करते हैं, उसको मेरे या किसी और के जरिया की जरूरत नहीं होती है। इसलिए बोलिए, वहाँ जो हो रहा था क्या वाकई सच है? क्योंकि देखिए, विश्वास अलग पहलू है, लेकिन जो दिखाया जाता है ना, जिससे लोगों को और विश्वास में लाया जाए, जैसे आप जैसे लोग थे, वो देखा और उसके बाद आप वहाँ पहुँचे, और वहाँ जाने के बाद आपको एहसास हुआ ये तो सच है ही नहीं जो आप देख कर यहाँ आई थी, तो उस गलत को आप गलत है तो बताइए। आप अभी भी थोड़ा पर्दा डालने की कोशिश कर रही हैं। आपसे उम्र में बहुत छोटी लड़की है, इसने बहुत हिम्मत करके सारी बातें बोली जब हैं। देखो हम पहले गए थे, जब हम पहले जुड़े थे तब सब कुछ सही हो रहा था, सब कुछ, क्योंकि मैं खुद उस टाइम टेस्टमनीज लिखती थी, जब मुझे पता ही नहीं था बीच की बातें क्या है। तो कुछ लोग जो रिपोर्ट्स लेकर आ रहे थे वो सच्ची थी, बट कुछ चीज़ों में जो हमें लगता था कि नहीं ये चीज़ सही नहीं है, उसका हमने कभी पार्ट ही नहीं बनना चाहते थे उन चीज़ों का। यानी आपको लगता था ना कुछ गलत हो रहा है,
ये अलग बात है कि आप अपने आप को रोक लेती थी कि मुझे उसका हिस्सा नहीं बनना। आज कुछ हाँ जी, मैं कभी उस चीजों में कभी हमने कंट्रीब्यूट किया ही नहीं। हम अच्छा, कभी क्या जाते ऐसा नहीं थे उन गलत चीज़ों हो रहा में। था जो आपको पता चलता क्योंकि था जो टेस्ट जिससे बनी आती आप थी वो खुद भी को तो रोक रिपोर्ट्स लेती आती थी? थी। क्योंकि जब आगे जाना वेदी पे तो मारपीट करनी, बदतमीजी करनी, हम सबके साथ जो पास्टर्स है वहाँ पे बदतमीजी करनी, और अगर ऐसी वहाँ पे वेदी पे साफ किसी लड़की की तरफ देखना, इशारे करना, तो वो चीज़ें सारी लोगों को पता थी पर कोई अपना मुंह ही नहीं खोल पाता था। अच्छा, तो उन चीज़ों को देखकर लड़की की अंदर से तरफ अंदर घुटन देखना, हो रही इशारे थी कि हम करना। किसी चीज़ का, हम गलत का साथ दे रहे हैं तो हम गलत हैं। आप क्यों रो रही हैं? आपको भी हिम्मत हाँ रखना जी। है। आपको भी हिम्मत रखना है। देखिए, आप हिम्मत बनी है रंजीत। ये जो चीज़ें है ना, ये आज रियलिटी सभी को दिख रही है कि एक टाइम पे अगर ये सिस्टर अभी भी ये चीज़ें ना होती ना, ये मैम ना बोलते, तो लोगों को ये लगता है चीज़ें फेक है। पर इससे ये पता चल रहा है कि इनकी रियलिटी दिख रही है। वहाँ पे और भी लड़कियों के साथ ये ऐसा करते थे, और अभी भी ऐसी लड़कियाँ हैं जो वहाँ पे फंसी हुई हैं, जिनके साथ ये चीज़ें होती हैं। और ये सिस्टर के साथ, ये मैम के साथ तो इतना ज़्यादा कि इन पे हाथ तक ऐसी, वो हर एक के साथ मारपीट करना, जो वो चेहरा शख्स दिखता है ना, वो ऐसा है ही नहीं। वो जानवरों की तरह पीटते थे। और जब भी सर ये चीज़ें होती हैं ना, तो ऐसा लगता है कि इस चीज़ के लिए कि शब्द ही ख़त्म हो जाते हैं। इंसान इतना ज़्यादा घटिया, और अभी भी लोग क्या कहते हैं, इनको भी गलत बोल रहे होंगे और यही कह रहे होंगे कि खुदा के दास पे, मैन ऑफ गॉड पे आप आके एलिगेशन लगा रहे हैं। कुछ कहेंगी आप रंजीत जी को? मेरा यही कहना है कि मैम आप बहुत मजबूती रखिएगा कि जो इन्होंने मेरे साथ चीज़ें करी है, अभी ये वही चीज़ें सर इनके साथ भी करेंगे। झूठे पर्चे करवा देना, इनको भी धमकियां देना कि आपकी फैमिली को करवा देंगे, मरवा देंगे। बस ये है कि आप हिम्मत रखिएगा, हारिएगा नहीं और पीछे नहीं हटिएगा, कि इनका चेहरा सभी के सामने आना बहुत ज़रूरी है। अभी जैसे ही हम कंप्लेंट करके आए, और अभी हमें पता लगा है कि हमारे जो पास्टर थे साथ के, पास्टर अशोक, पास्टर हरिंदर, उनके लिए एक लड़की प्लान की गई और उसकी तरफ से कंप्लेंट भी डाली गई है। और जिस चीज़ का हमें लग रहा था कि ये चीज़ें करेंगे हमारे साथ, और अभी इनकी गाड़ियाँ आ रही हैं, जगह जगह से इन्होंने अपनी गाड़ियाँ बुला रहे हैं कि कुछ हम करेंगे बैठ के। अभी भी प्लानिंग चल रही है कि कुछ किया जाएगा अभी। और सच में हम अपने घर भी नहीं जा पाएंगे अब, मेरे बच्चों को भी बाहर नहीं भेज पाऊंगी। मुझे पता है कि कहीं भी कुछ भी हमारे साथ कर सकते हैं ये लोग। आपने शिकायत दर्ज कराई है ना? प्रशासन पे भरोसा नहीं है आपको? भरोसा है, भरोसा रखिए, ध्यान रखिए, क्योंकि देखिए अगर आप सच के राह पे चल रही हैं तो दिक्कतें हो सकता आएंगी, आ रही होंगी आपको। छोटी बच्ची है आपकी, और शायद यही सच सबके सामने आए, इसलिए हम आपसे बात कर रहे हैं। और हम चाहते हैं कि आप देखिए, ये लड़ाई अकेले एक लड़की ने शुरू की, और आज उस लड़ाई का एक हिस्सा और खुद से आया। गलत को कब तक दबा के कोई रख सकता है अगर वो गलत हो रहा है तो? एक बात इन्होंने कही थी कि लड़कियों की तरफ इशारे होते हैं, ये सही है? बिल्कुल सही बात है सर। और इवन सर ये बात सभी देखते भी हैं। कौन करता था इशारे? खुद प्रॉफिट बिजिंदर करते थे सर। क्या उन इशारों का क्या मतलब था? कि गलत इशारे करना हाथों से या फेस एक्सप्रेशन से, आंखें, मतलब बहुत गलत सर। और अगर कोई रोकने की कोशिश करता था तो आपने वीडियो में देखा है कि इस मैम के साथ क्या हुआ। इन्होंने अगर रोकने की कोशिश करी, ऐसे ही सर वहाँ पे किया जाता था। और जो कोई उसमें इनको लगता था कि इनकी विरोधता में जाएगा, उसको बिल्कुल पीछे की साइड पे कर देते थे, जहाँ पे उसको कोई चीज़ की खबर ही ना हो, कुछ पता ही ना चले कि अंदर क्या चीज़ हो रही है या क्या कुछ हो रहा है। या उसको इतना ज़्यादा डरा देते थे कि धमकियाँ,
कि मैं आपकी फैमिली को कर दूंगा, मैं आपके बच्चों को मरवा दूंगा या आप पे झूठे पर्चे डलवा दूंगा। सर कोई हिम्मत ही नहीं कर पाता था ये बातें बोलने की भी। पर मैं सही में सर बहुत ज़्यादा इस चीज़ का मैम को भी थैंक यू कहती हूँ कि इन्होंने बहुत हिम्मत करके आज ये सामने आई हैं, और यही हिम्मत इनको आगे भी रखनी होगी क्योंकि अभी बहुत सी चीज़ें वो करेगा अभी। सर रंजीत जी, उस वक्त आपने सोचा था कि अगर आप शिकायत करेंगी तो फिर आगे क्या हो सकता है? हाँ जी, क्योंकि वो हमने जब रिज़ाइन दिया, नोटिस भेजा, हमने उनमें सारा कुछ लिखा हुआ है कि हमारे पर चोरी के इल्ज़ाम लगेंगे, हमारे पास्टर्स के ऊपर रेप के या छेड़छाड़ के वो कंप्लेंट्स होंगी, और वही सब कुछ हुआ हमारे साथ। हमारे खिलाफ जगह जगह इन्होंने कंप्लेंट्स करवाई हैं इन चीज़ों को लेकर। और आज जैसे ही आज भी हमने कंप्लेंट कराई है, 4 बजे हमें पता लगा कि हमारे दोनों पास्टर्स जो मेरे साथ दे रहे थे उनके खिलाफ भी इन्होंने एक लड़की खड़ी की और उसका झूठा छेड़छाड़ का पर्चा लगवाया है, कंप्लेंट करवाई है। अच्छा रंजीत जी, ये हिम्मत पास्टर बजिंदर के अंदर आ कहाँ से रही है? क्योंकि उसके फॉलोवर्स इतने हैं और वो बिल्कुल ब्लाइंडली ट्रस्ट करते हैं परमेश्वर। वो सोचते हैं कि नहीं ये प्रभु का दास है, पर उन वचनों के साथ, क्योंकि उनको इस तरह से टीचिंग दी जाती है लोगों को वहाँ पे, क्योंकि जो बिलीवर्स हैं इनको लगता है कि वो जो मैं बोलूँगा वो सच मानेंगे। क्योंकि जब हम भी निकले हैं तो हमारे ऊपर बहुत सारे एलिगेशंस लगे, हमें कमेंट्स आते हैं कि तुम चोर हो, तुम गद्दार हो, तुम ये हो, तुम वो, हमें शराप देते हैं वो लोग। तो ये चीज़ें वो सिर्फ वो जो लोग उनको फॉलो करते हैं उन लोगों को रिप्रेजेंट किया जाता है वचन के द्वारा। वचन की डाल में, उस वचन की आड़ में ये सब लोगों को ऐसे करते हैं कि लोग मेरे साथ सपोर्ट में आए। लेकिन पुलिस और सरकार का डर नहीं होना, ऐसा क्यों? क्या सरकार से और प्रशासन से भी पास्टर बजिंदर बड़े हो गए? क्योंकि जिसने भी आवाज़ उठाई है उसके खिलाफ कंप्लेंट हो जाना, तो लोग आवाज़ ही नहीं, जो बोलना भी चाहता है वो भी कोई भी अपनी आवाज़ को उठा ही नहीं सकता। क्योंकि हमने देखा बहुत सी बार लोगों को, लड़कों को मारा पीटा गया है, लड़कियों के भी मुंह बंद कराए गए हैं, और कुछ बच्चे बहुत ही रातों रात यहाँ से चले गए हैं। अच्छा एक बात और बताइए ना, ये इतने बड़े बड़े आयोजन होते हैं, ये पैसा कहाँ से आता है? इस बारे में कभी आपको पता चल पाया क्या? कुछ तो पता होगा। ये डिपार्टमेंट इनका अलग है, जो फंडिंग का होता है वो ये खुद करते हैं, हमें नहीं पता कुछ भी इस चीज़ के लिए। जो लोग डोनेशन देते हैं, दान देते हैं कामों के लिए प्रभु पे। अच्छा, आपको नहीं पता है कहाँ से आता है ये पैसा? आपको पता है? आप क्या करती थी? ये परमेश्वर के कामों के लिए देते लोग। सर ये लोगों से मिलने तक के, वहाँ पे मैं लोगों के लिए प्रार्थना करती थी, लोगों से प्रेयर करने का, जैसे ले हैंड जो प्रेयर करते थे, 25-25 हज़ार उसकी फीस रखी होती थी। अपॉइंटमेंट के इन्होंने पैसे रखे होते थे, 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख। जो मेंबर्स बनाते थे, डायमंड पार्टनर, सिल्वर, उनके अलग अलग इन्होंने रखे होते थे, रेट रखे हुए हैं। जी। आप करती क्या थी वहाँ पे जो आपको इतनी सारी बातें पता है? और रंजीत जी 11 साल वहाँ पे काम कर रही। सर मैं वहाँ पे क्वायर को देखती थी, ले हैंड डिपार्टमेंट देखती थी, टेस्ट मनीज डिपार्टमेंट देखती थी, और जो दान का होता था उस पे मैं होती थी। इसलिए अच्छा, तो ये सारी चीज़ें जो होती है, आपको लगता है कि वहाँ जो लोग कार्यरत होंगे, जो लोग वहाँ सेवादार थे, उन सबको इस बात की भनक नहीं होगी? सर पहली बात ये परख लेते हैं लोगों को, साफ देखते हैं कि ये मेरे, अगर इसने कर दिया, जैसे ये मैम बता रहे हैं, इनको मैंने भी देखा था, इनको उन्होंने बिल्कुल सेपरेट रखा होता था। अच्छा। कि ये उधर डिपार्टमेंट में ना जा सकते थे ना झांक सकते थे, इतनी ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस होती थी इन लोगों के लिए। जो इनके साथ, जिन्होंने, मेरे को अभी पता चल रहा है, जिन लोगों ने रिज़ाइन करा है, ये इनकी एक टीम होती थी, इनका डिपार्टमेंट अलग होता था, वहाँ पे अलग अलग डिपार्टमेंट बना रखे इन्होंने। तो इनका ऐसा होता था कि अगर इन्होंने झांका भी उस डिपार्टमेंट पे तो भी इन पे वो ऐसे ही अत्याचार करेंगे, एक वो भी डर होता था। और दूसरा, हिम्मत ही नहीं कर पाता था कोई, क्योंकि पता था अगर हम उधर उस डिपार्टमेंट के दरवाजे तक भी गए तो हमें मारा जाएगा, हमारे साथ ऐसा किया जाएगा।
क्या ये बात सही कह रही है रंजीत जी, पीड़िता? हाँ जी, साहब के सबके डिपार्टमेंट सबके काम अलग अलग है, कोई किसी के काम में इंटरफेयर नहीं कर सकता, क्योंकि काउंटर्स अलग होते हैं, काउंटर्स की ये सारी मीटिंग्स खुद करते हैं, कोई किसी के साथ इंटरफेयर नहीं कर सकते हम। तो क्या पास्टर विजेंदर सबसे मिलते थे, जितने भी कर्मचारी काम कर रहे थे उनके अंडर में? हाँ जी, टीम्स होती हैं, अलग अलग टीम्स की मीटिंग होती है, जैसे मीडिया टीम अलग है, टेस्ट मनी डिपार्टमेंट अलग होता है, और ये सारी चीज़ें जैसे आगे का जो देखना है वो अलग होता है। हमारा काम सिर्फ ऑफिस तक का था। तो आपको इनके नेचर के बारे में कब पता चला कि ये बहुत गुस्सैल मिजाज के हैं? ये अब तो बहुत ज़्यादा जैसे वियर्ड हरकतें करने लग गए थे, किसी को कहीं भी मार देना है गुस्से में आके, तो इतना ज़्यादा वो हो रहा था, क्योंकि स्टेज पे भी वही चीज़ें चलती थी, कमरे में आना तो सबसे पहले गुस्से में आना, किसी के भी कुछ भी उठा के मार देना। तो आपकी ड्यूटी आवर क्या होती थी? आप वहीं रहती थी या फिर एक शिफ्ट के हिसाब से आप जाती थी और वापस आती थी? नहीं, मैं सिर्फ 4-5 घंटे के लिए वहाँ जाती थी, जैसे दिन में 12-1 बजे गई और 3-4 बजे मैं वापस आ जाती थी, 2-3 घंटे। अब तो मैं सिर्फ 2-3 घंटे देती थी, क्योंकि बिल्कुल मेरा मन नहीं था वहाँ पे काम करने का। नहीं, तो अगर ये मारपीट पहले भी आपके नज़रों के सामने हुआ, किसी और के साथ हुआ या आपने सुना, तब आपने नहीं सोचा कि ये गलत हो रहा है, इसके खिलाफ लोगों को बोलना चाहिए? बहुत बार होता है, पर जब बोला जाता है तो उसको चुप करवा दिया जाता है। जैसे अब ये लड़के के साथ मारपीट हुई, जब मैंने इस बार आवाज़ उठाई तो बहुत ही ज़्यादा मेरे साथ बदतमीज़ी की गई, और आज भी वो लड़के को इन्होंने बिल्कुल मोल्ड कर दिया है। वो लड़का बोल रहा है कि मैं इस वीडियो में भी मैं नहीं हूँ। तो इस हद तक लोगों के माइंड को चेंज कर दिया जाता है कि लोग बोल ही नहीं पाते, सच को सच ही नहीं बोला जा सकता वहाँ पे। अभी आपकी बेटी कैसी है? वो डर गई होगी उस घटना के बाद? मेरी बेटी उस दिन वो बहुत ज़्यादा चीख रही थी, रो रही थी, और उन्होंने एक बार भी नहीं सोचा मेरी बच्ची जो मुझे हाथ भी नहीं लगने देती, उसके सामने मुझे मार रहे थे वो। उसके सामने मारा आपको? आपकी बेटी के सामने? हाँ जी, और फिर मैंने, हाँ जी, कितने साल की है आपकी बेटी? 1.5 साल की। ये मैं वीडियो देख रहा हूँ जिसपे वो किताब या कुछ टेबल से उठाकर आपके ऊपर फेंकते हैं और उसके बाद आप टेबल की तरफ जाती हैं, वो भी कुर्सी से उठकर आते हैं और आपके गर्दन तक पे हाथ देते हैं। हाँ जी, हाँ जी, उन्होंने मेरा गला दबाया था, पहले थप्पड़ मारा था, फिर गला दबाया, फिर मेरे मुंह पे ऐसे पुश किया मुक्के के साथ। जब आपने ये सारा कुछ अपने पति को बताया तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने बोला था तुम क्यों काम करते हो, वहां से छोड़ दो। क्या आपको सैलरी मिलती थी? हाँ जी, वहाँ पे सबको सैलरी मिलती है, सारे जो भी वहाँ पे एम्प्लॉयज हैं उनको सैलरी मिलती है। आपको भी सैलरी मिलती थी? नहीं? मुझे सर इन्होंने ऑफ़र करी थी। हाँ जी, हाँ जी। पर मैंने इस चीज़ में हामी नहीं भरी, क्योंकि मुझे ये चीज़ का पता था ये कल को इल्ज़ाम यही लगाएंगे अगर कुछ भी, कि ये चोरी करके भागे, इन्होंने ऐसे गलत काम करे, इसलिए मैंने इस चीज़ के लिए हामी नहीं भरी। ये आपको पहले से पता चल गया था कि ऐसा कुछ आगे हो सकता है, या फिर उस वक्त आपके मन में ये भाव था कि मैं तो सेवा कर रही हूँ कि मुझे सैलरी नहीं चाहिए? सर एक ये भी भाव था कि सेवा कर रही हूँ, और दूसरा ये भी था कि पता चल गया था, इनकी सच्चाई जान चुकी थी कि ये क्या करते हैं और क्या चाहते हैं, या ये कैसे बर्ताव करते, कैसे एलिगेशंस लगाते हैं। तो मैंने साफ मना कर दिया था। इस चीज़ के लिए सर मेरे मदर तक को फोर्स करा गया था कि आप अपनी बेटी को कहो कि हमसे सैलरी ले ले, अपने फादर पे कब तक ये डिपेंड रहेगी।
पर मेरे मदर ने भी कहा था वो इस चीज़ में हामी नहीं भरती। रंजीत जी को 1.5 साल की बेटी है जी। और रंजीत जी, इस पीड़िता को 1.5 महीने की बेटी है। हाँ, अब सोचिए कि इस पर भी क्या बीत रही होगी। शायद आज हाँ इसके जी। दर्द को आप महसूस कर पा रही होंगी ना। हाँ हाँ जी, मैं महसूस कर पा रही हूँ, क्योंकि जैसे मैं मजबूर हूँ, ये भी बहुत ज़्यादा मजबूर है, पेन में है, क्योंकि बहुत मुश्किल है ऐसे एक लेडी का बाहर आकर बोलना, क्योंकि लोग सिर्फ जज कर रहे हैं, पर वो हमारी पेन को कोई भी नहीं समझ पा रहा। पर मैं उसको महसूस कर पा रही हूँ कि वो इस समय कितनी मजबूरी में बोल पा रही है। अपनी बेटी को कब संभाल पाती हैं आप? सर टाइम ही नहीं मिलता। मैं इतनी ज़्यादा सर मजबूर हो जाती हूँ कि मैं ऐसे बैठे हुए, कई बार जब ऑफिस में होते हैं या पुलिस ऑफिस में जाते हैं कि बेटी को दूर से देखते हैं, इतना टाइम नहीं होता कि उसको उठा लूँ, उसको पकड़ लूँ या उसके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड कर लूँ। मैं बहुत अच्छे से समझ सकती हूँ कि वो उस वक्त उनकी भी क्या फीलिंग होगी। वो छोटी सी, सर जिस आदमी ने वो छोटी सी बच्ची का लिहाज नहीं करा, वो तो फिर भी 1.5 साल की थी। सर जिसने 4 दिन की बच्ची का लिहाज नहीं करा, वो तो क्या ही करेगा। लिहाज नहीं करा मतलब? सर वहाँ पे वो छोटी सी बच्ची थी, जिस तरह ये उसको मार रहे थे, उस मैम के साथ इन्होंने बिहेव करा, वो बच्ची को भी लग सकती थी। और वो बच्ची के सामने उसकी माँ के ऊपर ये हाथ उठा रहे हैं। और सर उसी तरह, और अभी उन्हीं की बच्ची को मारने का ये कह रहे कि हम मार देंगे। ये चीज़ सर मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ, क्योंकि मेरी बेटी जब हुई थी, 4 दिन की थी, तब कहा गया कि हम तेरी बच्ची को मार देंगे। मैं बहुत अच्छे से जान सकती हूँ इस बात को। ठीक है आप? ठीक है आप? इन आंसुओं से बहुतों को हिम्मत मिल रहा है, जो गलत के खिलाफ आवाज़ बुलंद कर रही हैं। तो आप कमज़ोर नहीं हैं। आपके पति भी आपके साथ बैठे हैं, आपकी आंखों में आंसू देखकर वो नहीं रोक पा रहे हैं खुद को, वो आपको हिम्मत दे रहे हैं। और शायद इस मुश्किल समय में वो आपसे एक कदम आगे बढ़कर आपके सहयोग के लिए खड़े हैं। बहुत ज़्यादा सर, मैं कहती कि इनके सपोर्ट से मैं यहाँ तक हूँ, और इसी के कारण आज मैं आई हूँ। तो ये सामने जो मैम आई है वो भी निकल के आए कि शायद हमें भी इसका न्याय मिलेगा, कि जैसे मेरे को इस चीज़ के बारे में सभी को पता चल रहा है। रंजीत जी, कुछ कहना चाहेंगे? अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ, हाँ जी। इस लड़की को जिसकी 1.5 महीने की बच्ची है, 4 दिन की थी, तो मारने की धमकी उसे मिली। हाँ जी, मैं यही कहना चाहती हूँ कि जो सच है वो सामने आना चाहिए, और इस बच्ची को इंसाफ मिलना बहुत ज़रूरी है। जो भी हुआ इसके साथ, तो उस चीज़ के लिए बिल्कुल हमें भी सपोर्ट देना चाहिए। अगर कोई है जिसके साथ ऐसा कुछ और भी हुआ है, उस बच्ची को भी हिम्मत करके आगे आना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा कुछ है तो वो सच में सामने आना बहुत ज़रूरी है। रंजीत जी, आपके भाई हैं ना अशोक जी, पास्टर अशोक? हाँ जी, मेरे, हाँ जी, हाँ जी। मैं उनको भी जोड़ रहा हूँ, और इधर पीड़िता के पति भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। पास्टर अशोक से भी मैं बात करूँगा। क्या ये भी बजिंदर के यहाँ काम करते थे? अशोक जी, क्या आप भी पास्टर बजिंदर के यहाँ हाँ काम जी। करते थे? हाँ जी सर। अभी भी कर रहे हैं या आपने छोड़ दिया? सर हमने एक साथ में रिजाइन दिया है। क्यों किया रिजाइन? सर रिजाइन ये था कि एक तो इंसल्ट, और आपके सामने वीडियो आई है, पास्टर रंजीत के साथ मिसबिहेव किया गया, थप्पड़ मारा गया।
और बहुत सारी चीजें आप थी वहीं सर। खड़े थे जिस वक्त ये सब हुआ? हाँ, हॉल के अंदर मैं ही था, वो रूम के ऑफिस है जो रूम है उसके अंदर मैं था उनके साथ। तो हम आपके बहुत आपके सारे बहन जने। के ऊपर उन्होंने हाथ उठाया और आपने रोकने की कोशिश नहीं की? सर एक्चुअली में आपको पता है पावरफुल जगह थी और वहां पर सब थे कि उनके खिलाफ कोई बोलता था तो थप्पड़ लेकिन आपकी फ्री में बहन ने मिलते भी थे तो उसको। किसी के खिलाफ बोला, इसीलिए पास्टर बजिंदर का गुस्सा उन पे फूटा ना। हम साथ थे और जब उन्होंने इनके ऊपर कॉपी मारी तो इन्होंने बोला कि मुंह से बोलो, है ना। तो उसके बाद इनको फिर ये बहुत ज्यादा हर्ट हुआ, मेरे थप्पड़ मारा गया और मुंह पे मुक्का मारा गया, गले पे हाथ मारा गया। तो उसके बाद से फिर अब मैंने डिसाइड किया था हमने छोड़ देना, अब हम नहीं रुकेंगे। तो आपने उसके खिलाफ कुछ किया नहीं, कुछ बोला नहीं कि आपकी बहन को आपकी आंखों के सामने, आप तो मामा भी है ना उस बच्ची के, आपके सामने सोचिए क्या। डर बहुत बड़ी चीज है सर। फिर क्या करें, वो मारते हैं, बुरी तरह मारते हैं, आपने देखा ही है लड़के को कैसे मारा गया है। तो आज डर नहीं लग रहा? आज डर नहीं है सर। क्यों? अब सोच लिया है। क्योंकि अब जब सच के लिए खड़े हो गए तो सर अब नहीं करना। अब जो मर्जी करे। डर तो है सर, डर है फैमिली का, बेटी का, मेरी भी 2 साल की बेटी है, मुझे भी डर है। तो अभी बस ये सोच लिया अब करना है तो करना है सर। मैं आपको अगली आवाज़ जो सुनवा रहा हूँ ना, पीड़िता के पति की आवाज़ है। वही पीड़िता जिसने पास्टर बजिंदर के ऊपर आरोप लगाया कि वो नाबालिग थी और उसका उत्पीड़न किया गया। उनके पति की आवाज़ आप सुनेंगे। इनको 1.5 महीने का छोटा बच्चा है, बेटी है इनकी, और इनको भी कई तरह की धमकियां मिली। ये डर आपके अंदर भी था क्या? सर डर बिल्कुल था। हाँ, मैं इनसे पूछ रहा हूँ, सुन लीजिए एक बार अशोक जी। एक्चुअली हाँ, डर जैसे अशोक ब्रदर ने बताया कि डर है। सर डर एक ही बात का है कि आज हम आपके सामने बैठे हैं, 20 दिन के ऊपर एफआईआर को हो गए, 26 दिन हो गए, आज तक बंदा अरेस्ट नहीं है। ऊपर से उल्टी झूठे केसेस वो हम पर डलाता है, लोगों को बेरहमी से वो मारता है, ना वो किसी औरत का ना किसी आदमी का लिहाज करता। वो छोटी सी बेटी जो उस बहन की गोद में थी, उसको ये भी शर्म नहीं आई कि एक छोटी सी बेटी उसकी गोद में बैठी है, बच्ची बैठी है, अगर उसको कोई चीजें लग जाए उसके दिमाग पे क्या प्रभाव पड़ेगा। इवन सर जितने भी लोग उसके साथ सेवा करते उन्होंने उसके कोहराम को देखा है। सर एक बात जब किसी चीज पे, जैसे आज मैं सामने आया, आज इतने समय के बाद हम सामने आए, उस सामने आने का एक सबसे बड़ा रीजन है सर, जब बात अपने बच्चों पे आ जाए या अपनी फैमिली पर आ जाए तो एक इंसान को अपने जीने का डर खत्म हो जाता है कि कल मेरे साथ कुछ भी हो जाए लेकिन मेरे बच्चों को नहीं होना चाहिए। ये बंदा सीधा का सीधा हैवान है सर। आज जो ब्रदर बोल रहे हैं, जो सामने आए हैं, ये इतने समय के बाद में क्यों आए? इनके ऊपर अत्याचार पे अत्याचार हुए, इनके ऊपर भी झूठे पर्चे पे पर्चे, हमारे ऊपर भी सेम यही चीजें हुई है। आज हिम्मत पड़ी है कि सामने आएंगे, अब इससे हम डरेंगे नहीं। अच्छा पास्टर अशोक जी जी सर। क्या ये मारपीट की घटनाएं पहले भी होती थी? आपने देखा था कभी? हाँ, बहुत बार मिसबिहेव किया गया हमारे साथ और ऑनलाइन प्रेयर होते हुए भी मतलब गुस्सा किसी और का और हमारे ऊपर उतार दिया जाता था। और सर मुझे अभी थोड़ी देर में पहले न्यूज मिली है कि कोई लेडीज जिन्होंने एसपी ऑफिस मोहाली भेजी है और मेरे खिलाफ और पास्टर हरिंदर के खिलाफ छेड़खानी का लेटर दे के आई है, जो कि हमें पहले से पता था और हमने ये लिख कर भी दिया था। तो वो जब आपकी बहन के साथ ऐसा हुआ तब आपको लगा कि शायद ये तो किसी के साथ भी हो सकता है, कल तक किसी के साथ हो रहा था? सर ये ना एक्चुअल में जो भी छोड़ के जाता है, लेडीज होगी तो चोरी करके गई है, जेंट्स होगा तो लड़की छेड़ के गया है, मतलब 2 ही पॉइंट है इनके पास। उस वक्त आपकी बहन की कंडीशन कैसी थी जिस वक्त ये पूरा घटना हुआ जो आपको हिम्मत दे गया? बहुत रो रही थी, बहुत घबराई हुई थी। तो फिर उसके बाद से हमने डिसीजन लिया कि हम आएंगे। अभी भी ये डरी हुई थी क्योंकि इनके छोटे छोटे बच्चे हैं, बेटे हैं, थोड़े जवान हैं और उनकी धमकी मिली है तो उनको डर लगता है कि मेरे बच्चे बाहर जा रहे। तो इन्होंने हमें मना करा हुआ था कि मीडिया में नहीं आना, पर हमने कहा था हमने एसपी ऑफिस में जरूर कंप्लेंट देनी है क्योंकि हमें पता था कि ये हमारे साथ किया जाएगा, चोरी और
जो छेड़खानी का इल्जाम है या रेप का केस है ये हमारे ऊपर डाला जाएगा। इस घटनाक्रम में आपको अपनी समानता दिख रही है? वो दौर क्या था? बस मैं एक आखिरी पॉइंट पूछ रहा हूँ, एक पति के लिए वो सबसे टफ पहलू क्या था जब इस लड़ाई की आप शुरुआत कर रहे थे और आपकी पत्नी टूटी? सर एक जैसे बहन बैठी हुई हैं सामने, इनके लिए भी, इनके पति के लिए भी, इनके बच्चे के लिए भी ये सेम एक टफ कंडीशन मैंने फेस किया हूँ। आज मैंने आपको जैसे पहले बताया, मेरे ऊपर झूठे आरोप बहुत लगे कि मैंने किसी लेडीज़ को छेड़ दिया। मैं जानता ही नहीं किस लेडीज़ को मैंने छेड़ा है। एक दूसरी चीज़ सर, हमारा कोई भी फैमिली मेम्बर, चाहे इनका ब्रदर हो या सिस्टर की बच्चे हों या सिस्टर के हस्बैंड हो या अशोक ब्रदर की वाइफ हो या उनके बच्चे हो, हम सबको बहुत बड़ा खतरा है सर इस आदमी से। मतलब आज अगर हम आपके साथ बैठे हैं, हमको अगले पल का कुछ पता ही नहीं कि ये बंदा हमारी, क्योंकि सर इसकी बहुत गंदी आदत है, ये परिवार पे ही अटैक कराता है और ये कभी फ्रंट फेस पे नहीं आएगा, ये पीठ पीछे से काम करेगा। इसलिए मेरी सरकार से ये अपील है कि आज मेरी पत्नी यहाँ बैठी है, ये बहन बैठी हुई है सर, आज इन्होंने हिम्मत करा है एक पाखंडी, एक शैतान के खिलाफ बोलने की। इनकी आवाज न दबे सर, इनको न्याय मिले। ये कोई भी ऐसे नहीं उठाया, मुंह उठा करके आया। हर एक इंसान को अंदर से डर है सर, खतरा है। एक इंसान से मोल लिया। अभी जैसे कि अशोक ब्रदर ने बताया कि इनके खिलाफ झूठी इन्होंने एक लेडीज भेजी है, मेरे पास परसों भेज दी थी जब मैं आपके पास आने वाला था। परसों मेरे पास मेरे लिए लेडीज भेज दी और मैं उस लेडीज को जानता नहीं, मेरे लिए रेप का पर्चा उन्होंने वहां पे कंप्लेन दी गई है और पुलिस हमारे साथ बदसलूकी करती है सर। आप आइए, आप बुलाइए, आपको आना पड़ेगा। देखिए, एक बात तो बिल्कुल स्पष्ट है कि इन आंसुओं का हिसाब तो देना पड़ेगा। जी सर, बिल्कुल देना पड़ेगा। आंसू अगर सच्चे हैं तो आपको यहीं पे हिसाब देना पड़ेगा। बिल्कुल देना पड़ेगा सर। और इसी कोशिश में हम भी हैं कि जो सच है वो सबके सामने आए। न्यायपालिका अपना काम करे, कानून अपना काम करे और उसके दायरे में रह के हमें इंतज़ार ज़रूर करना पड़े। लेकिन मैं हिम्मत की दाद देता हूँ ये जानने के बावजूद कि वो किसके ख़िलाफ़ जा रहे हैं, जिसकी शक्ति, क्षमता और जिसके फ़ैन फॉलोइंग या फॉलोअर्स कह लीजिए इतने बड़े हैं, और उसके बावजूद भी अगर ये सच है तो इस सच को अनसुना करने में लोग लगातार लगे हुए हैं। और एक के बाद एक ऐसे ही तस्वीरों के साथ वो सच्चाई और मुखर होती जा रही है। ये सब कुछ आपके सामने अब आ रहा है। इंतज़ार थोड़ा करना होगा, लेकिन सच की पड़ताल हमारी जारी रहेगी। और अगर बजिंदर गलत है तो उसे भारतीय संविधान के हिसाब से दंडित भी किया जाएगा। यही उम्मीद, यही कोशिश हमारी रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया। ख्याल रखिए, हिम्मत बना के रखिए। रंजीत जी आप भी, अशोक जी आप भी। ये लड़ाई आपकी, और अब ये लड़ाई बहुतों की हो चुकी है जो शायद प्रताड़ित हुए हैं, और शायद उनको भी अब आवाज़ बुलंद करने की ज़रूरत है। आप लोगों को देख के शायद उनको भी हौसला मिले। अभी के लिए इतना ही।